नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। बिहार में एनडीए के द्वारा शानदार प्रदर्शन के बाद नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण ले ली है और रिकॉर्ड 10वीं बार उन्होंने शपथ ग्रहण लिया है और 20 साल से बिहार की सत्ता पे वो काबिज हैं। पर इस बार नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा त्याग भी किया है। उन्होंने ये त्याग किया है बीजेपी के लिए। जिस मंत्रालय को उन्होंने 20 सालों से अपने पास रखा हुआ था, उस मंत्रालय को इस बार उन्होंने बीजेपी को दे दिया है। जी हाँ मित्रों, वो मंत्रालय है गृह मंत्रालय। शायद नीतीश कुमार जो गृह मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखा हुआ था, ये एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी था। जिस तरह से अराजकता लालू यादव 2005 में बिहार में छोड़ के गए थे, तो बिहार में जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको चुस्त दुरुस्त करने की बहुत बड़ी चुनौती थी और उस चैलेंज को नीतीश कुमार ने एक्सेप्ट किया और गृह मंत्रालय को अपने पास रखते हुए बिहार में जिस तरह से कानून व्यवस्था थी उसको चुस्त दुरुस्त किया और वहां पे फिर से जो विकास की जो बयार वहां पे उन्होंने बहाई, तो उस पोर्टफोलियो को इस बार उन्होंने सम्राट चौधरी के लिए यानी कि बीजेपी के लिए छोड़ दिया है। तो इसके पीछे जो मुख्य कारण ऐसा लग रहा है वो ये है कि नीतीश कुमार को शायद अब ये डर नहीं सता रहा है कि बीजेपी जो है वो उनका स्पेस लेना चाहती है और बीजेपी किसी भी तरह से जेडीयू के लिए खतरा है बिहार में। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू ने प्रदर्शन किया है, जैसे कि बीजेपी ने 89 सीट्स जीती हैं और जो जेडीयू है 85 सीटों पे विजयी रही है, तो नीतीश कुमार को शायद ये भरोसा हो चला है कि जो नीतीश कुमार है वो हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। फिर भी जब भी अगर उनका जो पार्टी जो है वो दूसरे नंबर की पार्टी हो, फिर भी वहां पे बड़े भाई के भूमिका में ही रहेंगे और बीजेपी उन पे पूरी तरह से ट्रस्ट करती है। यही वजह है कि कम सीटें होने के बाद भी बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए हुए है। और जो नीतीश कुमार का अगला फ्यूचर क्या हो सकता है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहां पे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आखिर मैंने नीतीश कुमार के बारे में क्या भविष्यवाणी की है और आगे नीतीश कुमार के साथ क्या हो सकता है। तो आप लोग इसमें इंटरेस्टेड है तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह भी करूंगा कि कृपया मेरी वीडियोस को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इस बार जो नीतीश कुमार जो उन्होंने सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया, इसके पीछे का एक कारण यह भी हो सकता है कि बीजेपी ने जो अवैध घुसपैठिए बिहार में है, खास करके सीमांचल के क्षेत्र में और मिथिलांचल के क्षेत्र में, वहां से घुसपैठियों को बाहर निकालने का जो मुद्दा बीजेपी ने जिस जोरों शोरों से इलेक्शन से उठाए थे और वो कारगर भी रहा था, तो वो नहीं चाहती कि जो वादे लेके वो लोग आए थे उस वादे से मुकरे। मेरे एक हैं, उन्होंने बताया कि जो ये घुसपैठियों का जो मामला है बिहार में, खास करके दरभंगा के क्षेत्र में, वो काफी ज्यादा है। तो उस क्षेत्र में तो मेरा जाना होना होता नहीं है, लेकिन मैं भी बिहार का ही रहने वाला हूं, तो उनसे मैंने जाना था कि आखिर जो घुसपैठियों का जो मामला है बिहार में कितना गंभीर है। तो सम्राट चौधरी को हो सकता है कि जो भी वहां पे बांग्लादेशी और अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं, रोहिंग्या रह रहे हैं, उनको किस तरह से बिहार से बाहर निकाला जाए। और जो बिहार में कानून व्यवस्था है, जिसपे अभी एक धब्बा भी लगा था बीच में कि आरजेडी के द्वारा भी और कांग्रेस के द्वारा भी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी मुद्दा बनाया गया था, कुछ घटनाएं वहां पे हो गई थी, तो उसको भी चुस्त दुरुस्त करने के लिए शायद सम्राट चौधरी पे उन्होंने इस पर भरोसा जताया है। और इस बार जो सम्राट चौधरी का कॉम्पिटिशन है वो अपने ही दल के मंत्रियों से है। खास करके जिस तरह से कानून व्यवस्था को योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में संभाला हुआ है और हिमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह से जो इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी वहां पे असम में रह रहे हैं उनके साथ जिस तरह से वो निपट रहे हैं, और जो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी हैं, वहां पे जिस तरह से वो अवैध जो वहां पे रह रहे हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो बस गए हैं उनके खिलाफ जिस तरह से उन्होंने मुहिम चलाई हुई है, वैसे ही मुहिम अब सम्राट चौधरी को भी चलाना पड़ेगा और वहां पे खरा उतरना पड़ेगा। नहीं तो जो बीजेपी वादे लेके आई है उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और फिर हो सकता है कि आगे इलेक्शन में जाके उनको इसका खामियाजा भी उठाना पड़े। तो ये तो रही छोटी सी विश्लेषण की आखिर नीतीश कुमार ने क्यों सम्राट चौधरी को और बीजेपी को भरोसा जताया है और वहां पे उन्होंने उनको गृह मंत्रालय दिया है। तो चलिए हम लोग आगे जान लेते हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने कौन सा पोर्टफोलियो किसको दिया है।
तो चलिए शुरू करते हैं बीजेपी से, कि बीजेपी वहां पे सबसे बड़ी पार्टी है, तो उन्हीं से शुरू करते हैं। तो वहां पे 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, उसमें से एक है सम्राट चौधरी और दूसरे हैं विजय कुमार सिन्हा। तो जो सम्राट चौधरी हैं उनको नीतीश कुमार ने होम मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय दिया है, और जो दूसरे वहां के डिप्टी सीएम हैं वो है विजय कुमार सिन्हा। तो उनको उन्होंने रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स एंड माइंस एंड जियोलॉजी दिया है। तीसरे नंबर पे है मंगल पांडे। मंगल पांडे को उन्होंने हेल्थ और लॉ दिया है। इनके पास भी काफी जो महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री इनको दी गई है, जो कि स्वास्थ्य और कानून को लेकर है। उसके बाद से है दिलीप कुमार जायसवाल, इनको इंडस्ट्रीज दिया गया है। फिर है नितिन नवीन, उनको दिया गया है रोड कंस्ट्रक्शन, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग। उसके बाद है रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव वही हैं जो मीसा भारती से पटना सिटी से इलेक्शन 2024 के जनरल इलेक्शंस में हार गए थे, और उनको फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और दानापुर से उनको प्रत्याशी बनाया था, और दानापुर से वो फिर काफी अच्छे मार्जिन के साथ जीत के आए थे। तो फिर उनको इनाम के तौर पे बीजेपी ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दी है। ये भी एक काफी महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री होती है। उसके बाद से है संजय सिंह उर्फ टाइगर, इनको दिया गया है लेबर रिसोर्सेज। फिर है अरुण शंकर प्रसाद, उनको दिया गया है टूरिज्म, आर्ट, कल्चर एंड यूथ अफेयर्स। फिर है सुरेंद्र मेहता, उनको दिया गया है एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड रिसोर्सेज। उसके बाद है नारायण प्रसाद, इनको दिया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर है राम निषाद, इनको मिला है बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर। फिर है लोकेंद्र कुमार रोशन, इनको दिया गया है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर मिनिस्ट्री। फिर है श्रेयांशी सिंह, इनको दिया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। फिर है प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, इनको दिया गया है कोऑपरेटिव्स, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये तो रही बीजेपी को जो अलॉट किए गए हैं पोर्टफोलियोज को। अब जान लेते हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने जेडीयू में किसको किसको मंत्रालय दिए हैं। तो सबसे ऊपर है नीतीश कुमार, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, और इन्होंने अपने पास जो मंत्रालय रखे हैं वो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, विजिलेंस, इलेक्शंस, और उसके पास है जो भी अभी जो पोर्टफोलियो एलोकेट नहीं हुए उन्होंने उन सब पोर्टफोलियोज को अपने पास रखा है। उसके बाद है विजय कुमार चौधरी, इनको दिया गया है वाटर रिसोर्सेस, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस। फिर है विजेंद्र प्रसाद यादव, इनको दिया गया है एनर्जी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। फिर है श्रवण कुमार, इनको दिया गया है, श्रवण कुमार को अभी तक कोई पोर्टफोलियो दिया नहीं गया है, हो सकता है आगे चल के जब पोर्टफोलियो का जो एक्सपेंशन हो और जो मिनिस्ट्री का एक्सपेंशन हो उसमें उनको कुछ दिया जाए। फिर है अशोक चौधरी, इनको दिया गया है रूरल वर्क्स। लेसी सिंह, फिर है मदन सहनी। उसके बाद है मोहम्मद जमा खान। मोहम्मद जमा खान जो एनडीए है 202 जो एमएलए जीत के आए हैं उसमें से इकलौते मुस्लिम कैंडिडेट हैं। तो इनको जो मंत्रालय दिया गया है वो है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, इनको दी गई है। इसके बाद है हम भी जो एनडीए का एक अहम पार्टनर था, तो उसको एक मंत्रालय दिया गया है। उसके जो संतोष कुमार सुमन है उनको वाटर रिसोर्सेज का मंत्रालय दिया गया है। उसके बाद आ जाता है एलजेपी रामविलास पासवान, जिसको अभी जो चिराग पासवान है उसको हेड करते हैं। पार्टी से 2 लोगों को मंत्रालय दिए गए हैं, वो है संजय कुमार पासवान, उनको दिया गया है शुगर कैन इंडस्ट्रीज। फिर है संजय कुमार सिंह, उनको दिया गया है पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग। फिर है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इसके एक कैंडिडेट को दीपक प्रकाश जो है उनको एक मंत्रालय दिया गया पंचायती राज। ये अभी एमएलए तो बने नहीं है, इनको आगे चल के एमएलसी बनाया जाएगा और फिर इनको मंत्री पद दे दिया गया है। फिर एमएलसी जब जीत जाएंगे तो उसके बाद से फिर ये वहां पे स्थायी रूप से कार्य करने लगेंगे। तो ये उपेंद्र कुशवाहा जो हैं, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं, जो कि अभी आप लोगों ने देखा था कि काफी चर्चा में भी आए थे। जीन्स और शर्ट पहन के ये स्टेज पे आए थे ओथ लेने के लिए, और ये काफी चर्चा में भी आया और लोगों में कौतूहल का विषय भी था कि आखिर ये कोई एमएलए तो है नहीं, फिर इनको किस तरह से मंत्रालय दिया जा रहा है। तो आप लोगों के लिए बता दूं कि इनको एमएलसी बनाया जाएगा और फिर उसके बाद से वो वहां पे मंत्रालय का कार्यभार अपना संभालेंगे। तो ये थी नीतीश कुमार के द्वारा चुनिंदा लोगों की सूची, जिसपे नीतीश कुमार जी ने अपना भरोसा जताया है और मंत्री पद दिया है।
तो आगे अगर कोई डेवलपमेंट्स होते हैं तो फिर मैं आप लोगों के सामने आऊंगा और बताऊंगा कि आखिर क्या डेवलपमेंट से क्या चेंजेस आए हुए हैं। तो ये थी आज की मेरी प्रस्तुति बिहार में कैबिनेट पोर्टफोलियो जिस तरह से बांटे हैं, नीतीश कुमार बांटे हैं, उसको लेके। आशा है आप लोगों को मेरी जो आज की वीडियो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करूंगा, कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अंत तक बने के रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।